नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जावा के ऊपर आने वाला है। मैं बता दूं, कोर जावा इन हिंदी 2025 का ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम जावा को वन बाय वन करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये मेन का जो इतना लंबा सिग्नेचर होता है, इसको क्यों लिखते हैं और इसको क्यों लिखना ही पड़ता है। अगर हम ये इसको नहीं लिखेंगे फिर क्यों काम चलेगा या नहीं चलेगा, इसको भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं बता दूं, इस चैनल पर प्रोग्रामिंग के साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल और साथ ही मैथ और रीजनिंग को भी हम पढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर लगातार वीडियो में डालता हूं हर एक टॉपिक, हर एक विषय का। तो आपको इस कोर्स को फॉलो करना है। अगर जावा पढ़ना है तो जावा के प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए और वहां पर कोडिंग शर्मा चैनल पर, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोर जावा इन हिंदी 2025। आप उस प्लेलिस्ट से कंप्लीट जावा का वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आपको मैथ की पढ़ाई करना है तो मैथ का कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो एक साथ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए आज का डिस्कशन को मैं आगे स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बात समझ लेते हैं। यहां पर पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARG ए। अब ये मेन का ये जो लंबा सिग्नेचर इतना लंबा क्यों लिखते हैं, इतना लंबा क्यों होता है, ठीक है, इसको समझिए। हम पिछले वीडियो में बता दिया था कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर, जब जावा के प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, डॉट जावा सोर्स कोड से कन्वर्ट होके डॉट क्लास फाइल बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिस समय हम कंपाइल करते हैं जावा के प्रोग्राम को, तो हम डॉट जावा फाइल बनाते हैं, वो मेरा सोर्स कोड होता है, उससे वो कन्वर्ट होके डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वही बाइट कोड हो गया। अब ये बाइट कोड को हम लोग जब रन करते हैं एग्जीक्यूट करवाते हैं इस बाइट कोड को। बाइट कोड को जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होता है, रन करने के समय में अब जो आगे की ड्यूटी होता है वो जेवीएम का होता है। मैंने जेवीएम के ऊपर भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या करता है, जावा के रन करने का दायित्व इसी जेवीएम के पास है। अब रन करने का काम जेवीएम ही करेगा। ठीक है, तो जेवीएम को जावा को रन कैसे करता है उस प्रोसेस को समझेंगे, फिर मेन सिग्नेचर अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए, जावा के प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, तो रन करते हैं तो वो क्या करते होता है, हम लोग कमांड लगाते हैं जावा और स्पेस देके क्लास का नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए क्लास का नाम एबीसी लिखे हुए, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर अब रन करने में जेवीएम काम करेगा। तो जेवीएम क्या करता है, ये जो भी क्लास का नाम लिखे हैं उस क्लास का नाम उठाता है और डॉट करके मेन नाम के फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, इस तरह से कॉल कर देता है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा भी फंक्शन का नॉलेज होगा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर का अगर फंक्शन का थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि फंक्शन एक ब्लॉक होता है जिसको जब कॉल करेंगे तभी वो काम करता है। और फंक्शन को बनाते एक बार है, जितने टाइम्स हम उसको कॉल करेंगे उतना बार वो कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन को कॉल होता है सी प्रोग्रामिंग में तो डायरेक्टली फंक्शन का जो नाम है वो लिखते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, फंक्शन कॉल हो जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है कि फंक्शन को कॉल करना होगा, अगर होगा तो हमको दो तरीका है। एक ये तरीका है कि या तो उस फंक्शन जिस क्लास में होंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का और डॉट करके जो फंक्शन का नाम है, जैसे मान लीजिए मेन, तो मेन, ये मेन नाम के फंक्शन कॉल हो गया। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके क्या होगा, फंक्शन को कॉल करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्लास के नाम के साथ भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्लास के नाम के साथ अगर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लास के नाम के साथ अगर फंक्शन को कॉल करते हैं डायरेक्टली, तो वहां पर वो फंक्शन स्टैटिक होना पड़ेगा, स्टैटिक होना पड़े। इसीलिए मेन नाम का फंक्शन जो है स्टैटिक है।
मेन नाम के फंक्शन के सिग्नेचर आप जो पीछे देखिए, ये मेन नाम के फंक्शन के अंदर जो स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे का रीजन यही है कि इस फंक्शन को जो जेवीएम कॉल करता है डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर देता है। मतलब हम यहां जो रन कर रहे होते हैं इस क्लास के नाम को वो लेता है और डॉट करके मेन फंक्शन को कॉल कर देता है। तो डॉट करके मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन को स्टैटिक होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में हो गया कि स्टैटिक क्यों लगाते हैं। चलिए पब्लिक समझिए। अब देखिए जावा के प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो भी काम करते हैं क्लास के अंदर करते हैं। अब क्लास के अंदर भी मेन फंक्शन होता है। जावा के अंदर मेन फंक्शन क्लास के अंदर होता है। मैंने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बताया था। तो क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है, तो मेन फंक्शन को क्लास अंदर के अंदर है और बाहर से कॉल हो रहा है। अंदर की चीज जब तक पब्लिक नहीं होगा तब तक वो बाहर एक्सेस होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए बाहर उसको एक्सेस करना है तो इसलिए हम लोग को मेन फंक्शन को पब्लिक बनाकर रखना पड़ता है। ये जो मेन फंक्शन है इसको हम लोग पब्लिक बना के इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको बाहर से कॉल किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो उस क्लास के अंदर वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा। ठीक है, हाइड हो जाएगा और उसको हम बाहर फिर एक्सेस कर नहीं पाएंगे, डिफरेंट पैकेज में भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मेन फंक्शन को जेवीएम बाहर से कॉल करता है, उस क्लास के नाम के साथ फंक्शन कॉल करता है, तो फंक्शन अंदर के फंक्शन को पब्लिक होना पड़ेगा। ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर पढ़ते हैं हम लोग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज क्लास के अंदर है उसको हम लोग प्राइवेट बना के रखते हैं, उसको हम कहीं किसी को हम एक्सेस नहीं करने देते हैं, उस डेटा को हम लोग प्राइवेट बना देते हैं। पब्लिक का मतलब पूरी तरह से परमिशन दे देते हैं कि उसको किसी भी पैकेज में कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वो पब्लिक हो गया। और प्रोटेक्टेड का मतलब एक पैकेज से दूसरे पैकेज में हम उसको एक्सेस कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का एक कहानी है। और पब्लिक मेन सिग्नेचर के अंदर जो पब्लिक है इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन को बाहर से कॉल किया जा रहा है तो इसको पब्लिक होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं पब्लिक भी समझ में आ गया होगा, स्टैटिक क्यों लगाते हैं वो समझ में आ गया। आगे बढ़िए, अब आपको फंक्शन का थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। आइए इधर, अब यहां पर हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और आपको फंक्शन का बात बताते हैं। देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन के सिग्नेचर के अंदर तीन चीज होते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप। ठीक है, उसके बाद फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ये होता है फंक्शन का सिग्नेचर। अब यहां पर रिटर्न टाइप क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है और फंक्शन नेम क्या होता है उसको समझिए। पहले पहले आर्गुमेंट समझते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक है जिसको हम लोग एक बार डिक्लेयर करते हैं और जितने टाइम्स हो हम उसको कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स वो एक्सेस हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और कॉल करने के समय में ही उसके कुछ वैल्यू उसके साथ हम लोग देते हैं तो वो आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, और फंक्शन काम करने के बाद जो वापस रिटर्न करता है वो रिटर्न टाइप कहलाता है। क्लियर हुआ? और ये फंक्शन का नाम जिस नाम से हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए मान लीजिए यहां पर मेन सिग्नेचर के अंदर क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, और हम लोग ऑब्जेक्ट एक डिफरेंस एक वेरिएबल बनाते हैं एसटी एरे ऑब्जेक्ट। अब देखिए पब्लिक समझा दिए, स्टैटिक भी समझा दिए, अब हमको सिर्फ इतना समझना है फिलहाल आगे। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम समझे तो इसी को अगर तीन पार्ट में हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ये वाइट जो है ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ये स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ वो है आर्गुमेंट, ये क्या है, आर्गुमेंट। और ये क्या है, ये क्या है, मेन क्या है, ये फंक्शन का नेम है। ये क्या है, फंक्शन का नेम है। तो अब बताइए, इस मेन फंक्शन को जेवीएम कॉल करता है, तो जेवीएम जब कॉल करता है तो अपने साथ जो वैल्यू लेके आएगा इस मेन को देगा वो कहलाता है आर्गुमेंट। और यहां पर क्या है, स्ट्रिंग का एरे आर्गुमेंट है। मैं बता दूं, डेटा टाइप अगला टॉपिक हम डेटा टाइप पर ही रखेंगे, जावा के अंदर डेटा टाइप पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे स्ट्रिंग के बारे में। फिलहाल समझिए, स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा को हम रख सकते हैं, और स्ट्रिंग का डेटा डबल कोट के अंदर होता है। किसी भी टाइप के डेटा को अगर रखना हो तो हम स्ट्रिंग के अंदर रख देंगे। क्लियर? अब यहां पर इसीलिए स्ट्रिंग बनाते हैं क्योंकि जब रन कर रहे होते हैं तो रन करने के समय में, जैसे
जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ लिखे, यहीं पर लिखते हैं, रुकिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, चले हटाइए। अब जैसे हम जावा के प्रोग्राम को सीएमडी से रन करते हैं, तो सीएमडी से रन करते हैं जावा, और मान लीजिए एबीसी क्लास का नाम, और इसी के साथ हम कोई वैल्यू पास कर दिए, 5 पास कर दिए, स्पेस देके हम पास करते डबल कोट के अंदर हेलो, ठीक है। अब इंटर बटन प्रेस कर दिए, तो देखिए रन करने के समय में इसके साथ कुछ वैल्यू जा रहा है, तो क्या होगा, जेवीएम क्या करेगा, एबीसी क्लास का नाम, अब मेन अब ब्रैकेट के अंदर डाल देगा, 5 को डाल देगा, कॉमा इसको डबल कोट में ही देना पड़ेगा, और यहां पर हेलो, ये हेलो हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये जेवीएम जो है ना, इस तरह से मेन फंक्शन को कॉल किया, और आर्गुमेंट में जो भी यहां पर हम कमांड के साथ पास किए हैं उसको वो आर्गुमेंट समझ के और उसको उस मेन फंक्शन को पहुंचा दिया। अब यहां पर आप बताइए कि ये डेटा क्या हो सकता है, इंटीजर भी हम दे सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, पॉइंट वाला, डेसिमल वैल्यू तो वही हो गया, और उसके बाद हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब डेटा कोई भी भेजा, किसी भी तरह का डेटा भेजा जा सकता है। तो किसी भी तरह के डेटा को भेजने के लिए हम लोग एकलौता जो डेटा टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग। ये एक ऐसा डेटा टाइप है, डेटा टाइप कह सकते हैं इसको, रैपर क्लास भी है। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर किसी भी तरह के डेटा को होल्ड कर सकते हैं। तो जावा के अंदर जो ये मेन फंक्शन जो है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेने के पीछे यही रीजन है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेने के पीछे यही रीजन है कि किसी भी तरह का डेटा अगर वहां आर्गुमेंट के रूप में आए तो रिसीव कर ले। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ब्रैकेट जो है ना एरे का है, एरे। तो बताइए कि हो सकता है कि डेटा वो एक भेजे या एक से ज्यादा भेजे। आप एरे अगर पढ़े होइएगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम मल्टीपल डेटा के लिए यूज करते हैं एरे को। तो हो सके वहां पर यूजर जब रन कर रहा हो प्रोग्राम को, वहां पर एक वैल्यू दिया, हो सके 2 वैल्यू दे दिया, हो के 10 वैल्यू दे दिया, मतलब कितना भी वैल्यू वो भेज सकता है। तो वहां पर जब एक या एक से ज्यादा वैल्यू को भी रिसीव करना हो, तो इसलिए हम लोगों को यहां पर एरे टाइप का बनाना पड़ता है। अगर एरे नहीं होता तो फिर क्या होता, सिर्फ एक वैल्यू को रिसीव करता, बाकी वैल्यू को छोड़ देता, ठीक है। ये चीज है, इसलिए यहां पर एरे है। आइए उसके बाद ये तो वेरिएबल का नाम है जिस नाम से उस जो आर्गुमेंट आ रहा है उसको एक्सेस कर लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो आर्गुमेंट था वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पर इंट क्यों नहीं होता है, फ्लोट क्यों नहीं होता है, लॉन्ग क्यों नहीं होता है, डबल क्यों नहीं होता है। ये स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि अगर हम इंट लिख देंगे तो सिर्फ इंटीजर डेटा ही रिसीव कर पाएंगे। हो सके यूजर फ्लोट वाला वैल्यू दे दिया, हो सके वो स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, कैरेक्टर वैल्यू दे दिया, तो फिर वो रिसीव नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा डेटा रखा जाता है जिसमें सब डेटा होल्ड हो जाए, सब डेटा एक्सेस हो जाए, इसलिए यहां पर स्ट्रिंग रखा गया। आइए अब यहां पर समझते हैं वॉइड। वॉइड मतलब, ये वॉइड जो स्टार्टिंग में है ये मैं बता चुका हूं, ये है रिटर्न टाइप। ये क्या है, रिटर्न टाइप है। अब देखिए मेन फंक्शन काम तो करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, रन कर जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा। तो इसको वापस जब टर्मिनेट होगा तो जेवीएम को फिर वापस कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल तो जेवीएम क्या है, तो जेवीएम को वापस कुछ नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर वॉइड लिखा हुआ है। वॉइड का मतलब नल, नल का मतलब कोई भी किसी भी तरह का डेटा को वो रिसीव नहीं करेगा, वापस लेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहां पर वॉइड रखा गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। मेन एक नाम है फंक्शन का जिस नाम से वो कॉल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट जावा के अंदर क्यों लिखते हैं। चलिए इसमें कुछ हम नोट्स लेके आए, उसको देख लीजिए आप। देखिए इसी में बताया है पब्लिक के बारे में, एक्सेस मॉडिफायर है, इसको हम कहीं भी किसी भी जगह से हम एक्सेस कर सकते हैं। जेवीएम जब कॉल करता है उसको कॉल मेथड के साथ आउटसाइड क्लास से कॉल होता है, तो इसीलिए हम लोग को अंदर के फंक्शन को, मेन फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ता है। आगे बढ़िए। स्टैटिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब जेवीएम कॉल करता है तो क्लास के अंदर वो बिलोंग करता है फंक्शन, मेन फंक्शन, और उसको बाहर से हम कॉल करेंगे और वहां पर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने का 2 तरीका बताएं। एक या तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उससे डॉट करके कॉल कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल करेंगे। तो जब जेवीएम कॉल करता है उसको उतना समय नहीं है कि वो फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट से कॉल करेगा, नहीं करेगा। इसलिए उस क्लास का एक अलग विकल्प है कि उसको स्टैटिक बना दो, फंक्शन को डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल हो जाएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है जेवीएम कॉल करता है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वॉइड जो है रिटर्न टाइप है, जिसका मतलब नो रिटर्न, किसी भी तरह का वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। जेवीएम को वापस कुछ रिटर्न नहीं चाहिए।
आगे बढ़िए। मेन जो है ये नाम है फंक्शन का जिससे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है। जेवीएम के अंदर इसका डेफिनेशन को डिफाइन करके रखा हुआ। आगे बढ़िए। उसके बाद स्ट्रिंग आर्गुमेंट के बारे में बता चुके हैं कि किसी भी तरह के डेटा को ये स्टोर कर सकता है। एरे टाइप का क्यों आर्गुमेंट होता है? क्योंकि डेटा एक हो या एक से ज्यादा हो वो उसको एग्जीक्यूट करवा के कॉल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल में हम कुछ लेके आए थे, उस एग्जाम्पल को अगर आप देख सके तो चलिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम 2 मिनट में बता के खत्म कर देते हैं। देखिए इस क्लास को खत्म करेंगे। क्लास का नाम दे दिए एबीसी। चलिए ब्रैकेट के अंदर आते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग st। चलिए st के अंदर जो भी है हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे stk0, ब्रैकेट को बंद कर दी। ये हो गया। अब देखिए जैसा ही इस प्रोग्राम को रन करें, कहां से करेंगे इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम, कहां से करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और वहां पर लिखेंगे जावा और क्लास का नाम लिखेंगे एबीसी और इसके साथ हम वैल्यू दे देंगे 5, इंटर बटन दे देंगे। क्या होगा, इंटरनली जेवीएम क्या करेगा, इस एबीसी को उठाएगा और मेन नाम के फंक्शन को कॉल करेगा डॉट करके मेन। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी इसके जगह छोड़ के जो भी हम वैल्यू दिए हैं इसको हम उसको दे देगा और इससे क्या होगा, यहाँ कॉल हो जाएगा और यहाँ इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन किए हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को, अच्छे से देखे हैं। ठीक है, देखिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं अगले वीडियो में हम कमांड लाइन आर्गुमेंट, जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन समझ में आ गया तो कमांड के साथ जो हम आर्गुमेंट देते हैं जो मेन फंक्शन रिसीव करता है तो उस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे और कमांड लाइन आर्गुमेंट को समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही रखते हैं, खत्म करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू।